नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं मैं स्वाति। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैशन डिजाइनिंग के बारे में। व्हाट इज अ फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में आप करियर क्या बनाए, कैसे बनाए। फैशन डिजाइनिंग बहुत डीप एंड वास्ट सब्जेक्ट है। और मेरे साथ मोस्ट वेलकम आज बैठी हैं मिस श्रेया मैम। हेलो मैम। हाय। सो श्रेया मैम, पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या किया है और क्या आपने जर्नी रही इस डिजाइनिंग इंडस्ट्री में पैर रखने से पहले, क्या थॉट रहा और आपने क्या किया। सो बेसिकली मैंने एनआईएफटी मुंबई से टेक्सटाइल डिजाइनिंग करी। आई हैव अ डिग्री ऑफ बैचलर्स इन डिजाइन इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग। उसके बाद मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से मास्टर्स इन डिजाइन की है और उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन रही है फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। सो बेसिकली एट द मोमेंट आई एम अ फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनर और करंटली आई एम परसुइंग माई पीएचडी इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स ओनली। ओके। सो उसके बाद फिर मैम आपने जो आपकी जो एनआईएफटी की जर्नी रही वो आफ्टर 12th के बाद रही या बीच में कोई गैप भी आया? नहीं, मेरी 12th के जस्ट बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया एनएफटी के बारे लिए प्रिपेयर करने के लिए। एंड जैसे मेरा एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th खत्म हुआ। हाँ 12th खत्म होती फॉर अ ईयर एक गैप के बाद, एक 1 ईयर के गैप के बाद 1 ईयर का गैप लेना पड़ा। जी जी। सो 1 ईयर का गैप वो एक ट्रेनिंग पीरियड रहा या एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक गैप आ गया? नहीं, ट्रेनिंग ही रहा था बिकॉज मुझे एनएफटी क्रैक करना था एंड आई टुक अ ब्रेक बिकॉज जैसे लोग आईआईटीज के लिए एमबीबीएस के लिए भी ब्रेक लेते हैं। सो अभी बहुत वास्ट फील्ड हो गई है तो मुझे लगा कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए सो दैट मैं क्रैक करूँ और मुझे फील्ड में जाना था। अच्छा, इसलिए मैंने 1 साल का ब्रेक लेके इसके लिए प्रिपेयर किया देन निफ्ट क्रैक करा। ओके, वेरी नाइस। सो आज तभी हमारे साथ श्रेया मैम बैठी हुई हैं और हमारे बहुत सौभाग्य है कि मैम के साथ हमें एनआईएफटी के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फैशन डिजाइनिंग में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते श्रेया मैम। सो मुझे अब ये बताइए कि फैशन डिजाइनिंग के लिए एक बच्चों का जो एक रहता है आफ्टर 12th से पहले फैशन के लिए कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग पीरियड है जो उन्हें लेना चाहिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो उन्हें लेना चाहिए? बेसिकली मुझे लगता है जो गलती मैंने की, आई वुड रिकमेंड बच्चे ये करें दैट इफ यू हैव अ कीन इंटरेस्ट इन फैशन या फिर डिजाइनिंग की कोई भी फील्ड, टेक्सटाइल्स में या फिर किसी भी और में, इनफैक्ट अगर आपको वेब डिजाइनिंग करनी है और कोई भी टाइप की डिजाइनिंग बहुत वास्ट फील्ड है, तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कर सकते हैं तो टेक अप फाइन आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट बिकॉज वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि इफ यू कैन टेक फाइन आर्ट्स एज अ सब्जेक्ट तो आपको वो ले लेना चाहिए इन 12th 11th एंड 12th में। अगर इफ यू कैन फाइन आर्ट्स तो आपको आगे वो फर्दर फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। कई स्कूल्स में मैम फैशन का भी एक टॉपिक रहता है। फैशन का टॉपिक रहता है, अग्री, बट फिर वही रहता है कि वो बहुत कम स्कूल्स में अवेलेबिलिटी रहती है एंड उसके लिए थोड़ा सा भी होता है कि टीचर्स भी थोड़े कम होते हैं। तो फाइन आर्ट्स फिर अगर मैं बात करूं अभी फाइन आर्ट ज्यादा बेटर उसमें सीखने को मिलेगा या फैशन में उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एनआईएफटी? एनआईएफटी के लिए स्केचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई गेस स्केचिंग आना इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैकिंग निफ्ट का एग्जाम। सो फॉर दैट फाइन आर्ट्स वुड बी, आई वुड सजेस्ट इट वुड बी बेटर। या ग्रेट। सो देखिए जैसे मैंने बताया फैशन डिजाइनिंग के लिए स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्केचिंग का सब्जेक्ट अगर आपके पास 11th 12th में होगा तो ज्यादा बेटर होगा निफ्ट को क्रैक करने का। एक मस्ट पॉइंट मैम ने क्लियर किया। एग्जैक्टली। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फैशन के लिए जो एनआईएफटी रहा मैम उसमें क्या एक सब्जेक्ट्स रहते हैं और कैसे एक इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं? ओके, सो निफ्ट का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज अ जनरल टेस्ट जिसमें जीके, मैथ्स और हिस्ट्री ये सब रहता है। और उसका दूसरा एग्जाम होता है जिसमें स्केचिंग वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कुछ पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है, उसमें कोई आइडिया नहीं, तो जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्जाम के जो सेट्स रहते हैं या प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ता है। ये टेस्ट सेम डे पर ही होते हैं दोनों, विद इन इंटरवल ऑफ 2 hours ऑफ ईच। एंड उसके बाद इफ यू क्लियर दिस तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशन टेस्ट होता है। सिचुएशन टेस्ट के लिए दैट इज अ थर्ड राउंड। नहीं, बेसिकली वो सेकंड होता है बिकॉज जो एग्जाम होता है वो सेम डे पे। हाँ, ओके। उसमें आपको पहले 2 hours का एक रिटन एग्जाम होगा, देन यू विल गेट अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, फिर आपका सेम डे पे रिटन वो स्केचिंग का एग्जाम होता है। सो देन इफ यू क्लियर दैट तो आपका सेकंड क्लियर राउंड में जब आप आते हैं तो दैट इज सिचुएशन टेस्ट। तो सिचुएशन टेस्ट में बेसिकली आपको कुछ नहीं पता क्या आने वाला बिकॉज
यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है और आपको मटेरियल भी ऑन द स्पॉट बॉक्सेस में मिलता है जिसका आपको कुछ नहीं पता होता है. विद इन अ 2 hours, a period of 2 hours, you have to make a live model out of it. Okay. And उसमें भी आपको लिमिटेड स्टफ मिलता है, बाहर से कुछ अलाउड नहीं होता है आपको. प्लस स्केचिंग भी करनी होती है, उसमें आपको अपने मॉडल की स्केचिंग करनी होती है, एंड देन आपको अपने मॉडल का एक्सप्लेनेशन भी देना होता तो है. उसकी कोई टाइम पीरियड है, मतलब 2 hours के अंदर अंदर सिचुएशन टेस्ट में भी? सो हमारे दोनों जो टेस्ट है एप्टीट्यूड वाला उसका 2 hours अलग है. जनरल एप्टीट्यूड आल्सो इज फॉर 2 hours एंड सिचुएशन टेस्ट इज आल्सो फॉर 2 hours. 2 hours. ओके. सो अगर जर्नल टेस्ट के अंदर आपने 2 सेक्शन रख दी, एक आपने लैंग्वेजेस हमारे रखी है, दूसरा आपने स्केचिंग रख दी, दोनों का 1 आवर के एवरेज लेके चल रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस? अप्रोक्सीमेटली देखो उसमें भी 4 सेक्शंस होते हैं, क्योंकि आपका मैथ्स आ गया, जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल नॉलेज आ गया, फिर आपका हिस्ट्री आ गया, इंग्लिश आ गया. ये 4 सब्जेक्ट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आते हैं. तो उसके भी आप प्रेफरेबली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, एंड देन आजकल मार्केट में बहुत बुक्स मिल गए और गूगल इज द मोस्ट एक्सेसिबल थिंग टू एवरीबॉडी सर्च करने के लिए, तो आपको सब मिल जाता है. अच्छा. सो अभी जैसे कि मैम बात आपने करी, इसमें एक जर्नल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस हैं. सो इसके लिए बहुत सारे कोचिंग एकेडमीज बनी हुई है. सो और दूसरा है एक स्केचिंग की कोचिंग एकेडमी. सो पहले हम 1 सेक्शन को कवर करते हैं कि हमारा जो थ्योरिकल पार्ट है उसके लिए क्या आप कहते हैं, क्या वो बुक से अगर बच्चा पढ़ रहा है क्या उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, उसको अलग से टीचर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है? आजकल तो आप लोग ऑनलाइन भी कोचिंग आराम से ले सकते हैं. तो बुक्स एक आपका एक एडेड +1 हो जाता है फॉर दैट कि आपको एक हेल्पफुल एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है. इवन इफ द टीचर इज एब्सेंट और ड्यू टू एनी सर्टेन रीजन आप वो एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हो वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस, तो बुक helps. Self study is anyways very important. आप सिर्फ टीचर्स पे, आपकी कोचिंग पे रिलाई नहीं कर सकते हो. सेल्फ स्टडी करना इज अ मस्ट. ओके. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अगेन आई विल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं. प्लस ऑनलाइन क्लासेस एक्सेसिबल है वहाँ पे. तो आजकल इतना फोन पे, आप अपने टैबलेट्स पे, आप अपने पीसीज पे, लैपटॉप्स पे बड़ी इजी क्लासेस ले सकते हैं. तो ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है. और कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग वाले सेक्शन को, तो क्या वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या बुक्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं? क्या उनके लिए वेरी इजीली बुक्स के थ्रू भी हो सकता है. ऐसे कुछ मैंने भी अपने टाइम पे बुक्स के थ्रू ही किया था. अच्छा, मैंने थ्योरी के लिए कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं लिया. आपने अगर स्केचिंग के लिए मैंने लिया था, आई टुक कोचिंग फॉर स्केचिंग, बट थ्योरेटिकल पार्ट मैंने अपने सेल्फ स्टडी से ही मैंने क्लियर किया था. मतलब अगर हम कहना चाहें कि एनआईएफटी को क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी की थ्योरी पार्ट को अगर हम करना चाहें तो इजीली क्रैक हो सकता है. ओके. और इसमें हम चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसे आपने बताया इसमें क्वेश्चंस के बारे में कि हमारे जर्नल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स का, तो अब एक और सवाल हमारे पास कई बच्चों के ऐसे रहा है कि मैम हमारे पास 11th 12th में मैथ्स नहीं है, तो क्या वो फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. फैशन डिजाइनिंग में मैथ्स का आगे तक कोई यूज नहीं है. सिर्फ बेसिक मैथ्स जो थोड़ा बहुत है वो ही क्वेश्चन में आता है. कोई बहुत 11th 12th का हाई लेवल मैथ्स नहीं आता है. सो बेसिक नॉलेज मैथ्स की 10th तक मैथ्स अगर आपने अच्छे से करी है दैट विल बी सफिशिएंट. अच्छा. तो अगर उनके पास जो 11th 12th मैथ्स नहीं है तो उसका कोई इशू नहीं है? नहीं, उसका पेपर फॉर्म वगैरह भर सकते हैं. हाँ, उसका कोई वरी करने का नहीं है. आपका कोई सब्जेक्ट का कोई बार नहीं है. आपका कोई भी सब्जेक्ट उसमें हो सकता है. अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है विदाउट मैथ्स, इवन इफ यू हैव कॉमर्स विदाउट मैथ्स, इवन इफ यू डिड साइंस विदाउट मैथ्स, तब भी कोई बार नहीं है, बिकॉज मैथ्स का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता. तो अगर हम बात करें कि हमारा जो स्टूडेंट है एक, उसके लिए क्या क्या मेन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि एटलीस्ट ये तो हो फॉर क्रैकिंग. ओके. तो बेसिकली जैसे मैंने बोला फाइनल हेल्पफुल रहेगा. उसके अलावा आप कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं. अगर आपके पास कॉमर्स में, इवन इफ यू हैव इकोनॉमिक्स, यू हैव अकाउंटेंसी, या फिर आपके पास साइंस में एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, तो उन सब्जेक्ट्स का दूर दूर तक फैशन डिजाइनिंग से या टेक्सटाइल डिजाइनिंग से, कोई भी डिजाइनिंग फील्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है. मतलब अगर हम बात करें, अगर निफ्ट की तैयारी करनी है तो थ्योरिकल बुक्स मार्केट में अवेलेबल है. स्केचिंग पे आप फोकस कीजिए अच्छे से और सिचुएशन राउंड को क्लियर कीजिए, देन आप निफ्ट को क्रैक कर सकते हैं. एक सिंपल भाषा में यही आंसर मिला जी. ओके. सो काफी हद तक चीजें हमें क्लियर हुई कि निफ्ट को कैसे क्लियर करना है और उसकी क्या तैयारी बच्चे को करनी चाहिए. एक और सवाल कि मैम इसमें मार्क्स हमें 12th में कितने चाहिए और एनआईएफटी में मार्क्स हमें क्या एक मिलनी चाहिए? एनआईएफटी बेसिकली मेरिट बेसिस पे जो भी आपकी रैंक आएगी, जो भी आप
एग्जाम क्लियर करेंगे उसके बाद आपकी रैंक आएगी। अकॉर्डिंग टू दैट आपको सेंटर जो भी जितने भी निफ्ट के 21-22 सेंटर्स हैं एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, उन सेंटर्स में एंड उनमें भी एक क्राइटेरिया दैट आपकी रैंक के बेसिस पे आपको सेंटर प्लस जो कोर्स है वो अलॉट होगा। Okay. तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है टू चूज इट, बट इट इज नॉट इन योर हैंड्स। अच्छा, अगर आपको अच्छे आपका मनपसंद कोर्स चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी practice करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो बिकॉज कोटा सिस्टम भी है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से जनरल बच्चों के लिए जो है सीट बहुत कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दैट एनआरआई कोटा भी है, देन डिसेबल्ड कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, डोमिसाइल कोटा है एंड एससी एसटी ओबीसी के कोटे हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जनरल कोटे में हैं तो आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी ताकि आपको अपना मनपसंद सेंटर और मनपसंद कोर्स मिल सके। जी, ओके। सो 12th की भी परसेंटेज है कि मतलब हमें अगर उसमें रैंक कम मिल रही है? नहीं, 12th का निफ्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है। अच्छा। उसके मार्क्स का डजंट मैटर। मैं आई वाज अ वेरी एवरेज किड इन स्कूल, तो उसका कोई भी रिलेशन नहीं है आपके निफ्ट के तो साथ। अगर मैं बात करूँ मिनिमम एक एवरेज 33% वाला बच्चे Exactly. क्लियर कर सकता है अगर वो अच्छी प्रैक्टिस करे तो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, काफी हद तक चीजें हमें क्लियर हुई हैं मैम के साथ कि वो कैसे 12th में सब्जेक्ट्स रखे और आफ्टर क्रैकिंग दी निफ्ट की तैयारी के लिए उसको क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड उसको बाद में थ्योरिकल और प्रैक्टिकल स्केचिंग की कैसे तैयारी करनी है, वो सारे हमें सवाल मैम ने क्लियर कर दिए हैं। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं मैम कि फैशन के बारे में थोड़ा सा आपसे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। फैशन एंड टेक्सटाइल में क्या डिफरेंशिएट है, आप इसको कैसे इलैबोरेट करेंगे? So fashion designing is the study of clothes basically. Textile is somewhat also the study of clothes, but textile is much more deeper than fashion. Textile is basically the father of all the designing streams. Okay. Fashion, knitwear, इनका सबका father है textile designing. तो textile designing बहुत ज्यादा vast field है. Fashion is a part of textiles. Okay. Just to be clear about it. So फैशन में आप कपड़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टिचिंग होती है, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी आती है, फैशन में स्टाइलिंग भी आती है, एंड देन फैशन में स्टिचिंग एंड देन फैशन को मॉडिफिकेशन, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ये सब फैशन में आता है। देन टेक्सटाइल इज बेसिकली द स्टडी ऑफ अ थ्रेड और अ फैब्रिक। उसके बारे में कि ये थ्रेड्स कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वीविंग आती है, एम्ब्रॉयडरी आती है, सरफेस मैनिपुलेशन है, फैब्रिक मैनिपुलेशन है। सो ये बहुत एक वास्ट फील्ड है टेक्सटाइल। जी, टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल में हम एक तरह से कपड़े की बुनाई, उसका टेक्सचर, सरफेस ऑर्नामेंट, सारी चीजें उसका टेक्सचर बेसिकली उसका टेक्सचर फील करने पे क्या आता है, वो लुक से कैसे दिखता है, मतलब बेसिकली टेक्सटाइल्स वहां से स्टार्ट होता है जैसे कपड़ा बनना थ्रेड एक बनना स्टार्ट होता है, यान जहाँ से हमारा ऊन कहाँ से बन रहा है, वो सारी चीजें हमें टेक्सटाइल से मिली। उसका पूरा फंडामेंटल हमें टेक्सटाइल से हमें सीखने को मिल रहा है। तब हमारा कपड़ा बन रहा है और कपड़ा कैसे बन रहा है वो टेक्सटाइल बता रहा है। एग्जैक्ट। इन दी ऑल टाइप ऑफ दी फैब्रिक मटेरियल, ऑल टाइप ऑफ फैब्रिक। सो वुलन हो गया, वुलन ये मिसकंसेप्शन है कि टेक्सटाइल्स और वुलन्स में आते हैं। टेक्सटाइल्स डू कम अंडर वुलन, बट वुलन्स बेसिकली एक और वास्ट फील्ड है जो कि निटवेयर डिजाइनिंग में आता है। सो जितने भी आप वुलन कपड़े पहनते हैं वो सारे निटवेयर डिजाइनिंग के अंडर आते हैं। वो एक सेपरेट फील्ड है। अच्छा। उसमें जैसे टेक्सटाइल्स में वीविंग होती है जो मशीन से या फिर हैंड वीविंग से होता है, बड़े लूम्स होते हैं उसके बड़े बड़े आपके मशीनरी, आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनरी भी आ गई है। सो जैसे बनारसी साड़ीज एंड ऑल दैट, वो सब हैंडमेड मतलब वीविंग से होता है। सो निटवेयर लूम्स पे नहीं होता है। निटवेयर की अलग से सिलाई जैसे आपकी दादी नानी करती हैं, वो भी निटवेयर का ही पार्ट होता है। तो वो एक सेपरेट फील्ड है। जैसे लुधियाना में आप देखते हैं कि कपड़े निटवेयर के बहुत मिलते हैं, वुलन कपड़े बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो वो एक निटवेयर की एक फील्ड सेपरेट होती है। अच्छा जी, ओके। तो फैशन डिजाइनिंग निफ्ट के अंदर मैंने देखे हैं वेबसाइट पे बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल जी। सो अब आपको इसमें क्या कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बताइए जिसमें प्रॉब्ली बच्चे इसमें ज्यादा जाते हैं, कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो एक तो जो बेसिकली फैशन डिजाइनिंग करके जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो कि या तो अपना ब्रांड खोल लेते हैं, दे ओपन अप देयर ओन स्टूडियो, या फिर दे वर्क अंडर सम बिग डिजाइनर और सम बिग लेबल और सम बिग ब्रांड। उसके अलावा मोस्टली लोग ये करते हैं कि या तो फैशन स्टाइलिस्ट भी बन जाते हैं टू जस्ट टू
expand their field, expand their work ethics and everything. और फिर मेजरली लोग अपना स्टूडियो करके अपना ब्रांड या फिर वही जॉब ही कंटिन्यू करते हैं। तो बड़े बड़े ब्रांड्स में बच्चा जॉब करता है। हम्म। तो कुछ ब्रांड्स के नाम बताइए, जैसे कि जैसे कुछ ब्रांड्स हो गए आपके सब्यसाची मुखर्जी, मनीष मल्होत्रा, अनीता डोगरे, देन आपका गौरव गुप्ता, देन और भी इसके अलावा ब्रांड्स है मनीष अरोड़ा। सो ये बहुत मेजर बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं जिनके अंडर बच्चे काम करते हैं। देन वी हैव अंजू मोदी, देन गौरी एंड नैनिकास। ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत हैं डिजाइनर्स हैं जिनका वर्किंग स्टाइल बहुत अलग है, बट वो अपने काम के लिए दे आर वेरी फेमस। ओके। सो ये जो हमारे जैसे ज़ारा जैसे ब्रांड्स हैं, तो इनमें भी हमारे डिजाइनर्स काम करते हैं हमारे। सो ज़ारा बेसिकली ज़ारा इज अ ब्रांड जो केटर करता है मास मार्केट को, मास प्रोडक्शन करता है। ज़ारा इज अ वेरी प्रीमियम ब्रांड इन टर्म्स ऑफ मास प्रोडक्शन, क्योंकि उसकी सारी प्रोडक्शन जो है उसकी डिजाइनिंग इंडिया में होती है, बट उसकी सारी प्रोडक्शन वियतनाम में या बांग्लादेश में हो रही है, बिकॉज वहां पर लेबर बहुत सस्ती है। तो उसका बेसिकली फंडा यही रहता है कि वो मास मार्केट को केटर करता है, मास प्रोडक्शन। ओके। सो अभी जैसे कि मैम आपने बताया इसमें फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल, निफ्ट में क्या यही दो सब्जेक्ट्स हैं? नहीं, निफ्ट में इसके अलावा भी और सब्जेक्ट्स हैं। आपका निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, देन निटवेयर डिजाइनिंग जैसे मैंने पहले भी बताया, देन वी हैव अनदर सब्जेक्ट ज्वेलरी डिजाइनिंग भी है, एक्सेसरी डिजाइनिंग भी है, एंड देन वी हैव लेदर डिजाइनिंग ऑल्सो, जो कि कम सेंटर्स में है, बट जो मेजर सेंटर जैसे दिल्ली में लेदर डिजाइनिंग इज देयर। देन एक और है फैशन कम्युनिकेशन। तो ये मेजरली आपके सब्जेक्ट्स मेन डिजाइनिंग के जो रहते हैं फील्ड्स रहती हैं वो निफ्ट में है। इसके अलावा डिप्लोमास तो है। तो जितने भी आपने कोर्सेज बताए क्या ये 4 साल के ही हैं? हाँ, ये डिग्री कोर्सेज हैं फॉर 4 years। यू गेट अ डिग्री ऑफ बैचलर्स इन डिजाइन एज अ मेन डिग्री, एंड देन उसमें आपकी स्पेसिफिकेशन अलग होती है अकॉर्डिंग टू विच कोर्स आप जो लेना चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन पीरियड तो कॉमन रहता होगा। फाउंडेशन पीरियड 1 year का सबका कॉमन रहता है। उसके बाद व्हेन यू कम इन द सेकंड ईयर, दैट इज द थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आपको आपकी जो फील्ड है जो आपको मिली है, अलॉट हुई है या फिर आपने चूज करी है, वो उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन शुरू होती है फ्रॉम योर सेकंड ईयर। फॉर 3 years यू विल स्टडी दैट। मतलब जो आपने स्पेशल सब्जेक्ट लिया वो 3 साल आप उसी को पढ़ेंगे। जी। ओके। सो वैसे तो मैम इसके बारे में सभी वेबसाइट पे मेंशन होगा फीस एंड ऑल के बारे में, काफी हम फीस के बारे में तो कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन हम मैं ये कहना चाहूंगी क्या ये जो फैशन की जो फीस है ये काफी कॉस्टली है? आई थिंक फैशन इटसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी सी कॉस्टली फील्ड है इसमें, बिकॉज कॉलेज गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो आपको मशीनरीज एंड दे प्रोवाइड यू विद वेरी गुड इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर्स एंड ऑल। यू हैव वेरी गुड लैब्स, प्रोफेसर्स आर वेरी टॉप नॉच, बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। मेजरली सारे प्रोफेसर्स या PhD होल्डर्स, बट उसके जो एडेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको खुद बेयर करने। तो मतलब अगर हम कहना चाहें मटेरियल कॉस्ट बहुत होती है, आपके रहने का जो कॉस्टिंग है वो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा हम मान सकते हैं 4 साल में? अप्रोक्सीमेटली आई वुड से कि आप 15-20 लाख इतना तो मान के चलो, बिकॉज आपकी 2-3 मतलब 2 लाख 3 लाख आपकी पर सेमेस्टर की पर ईयर की फीस हो गई। फिर मतलब 14-15 लाख के एवरेज मान के चले अप्रोक्सीमेट। तो अगर आप वहाँ पे पीजी वगैरह भी रह रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऐड हो जाएगा ऑफ कोर्स। देन आप ट्रैवलिंग करोगे। लेकिन आपने जो बताया 14 से 15 लाख जो बताया वो आप एक तरह से मटेरियल और फीस को तो आप काउंट कर ही रहे। हाँ, उसको सबको मिला के आई एम सेइंग कि इतना आई गेस इतना हो जाता है। तो हमें इतनी नेट वैल्यू हमें वापस मिलती है, मतलब जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया? ऑफ कोर्स देखो किसी भी फील्ड में आप जाते हो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैशन आल्सो, बट आप किसी भी फील्ड में आप जाओगे, इवन इफ यू वर्क इन एन MNC, तो आपका एकदम से रिटर्न नहीं आता, हाइक नहीं आता। हमारी फील्ड में जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी आपकी पे बढ़ेगी, उतना आपको रिटर्न बैक होगा। मतलब अगर हम कह सकते हैं 5 to 6 years में बच्चा एक अच्छे लेवल पे सेट हो जाता है आराम से। अब वो चाहे अपना ब्रांड बनाए, अपना ब्रांड बनाए, अपना करे या फिर डिजाइनिंग में जाके भी जॉब करे। अगर इवन इफ आप किसी कंपनी में भी 1 साल आपको एवरी ईयर हाइक मिलेगी 10% 15% जितनी भी उसकी इंक्रीमेंट होती है, देन आपका जो वैल्यू है आपका एज अ पर्सन, बिकॉज आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपको मार्केट में पता लगेगा कि नई नई चीजें क्या है, और उसके आप खुद को सेल्फ इम्प्रूव भी करोगे। करेक्ट।
तो काफी चीजें मैम के साथ क्लियर हुई हैं कि इसमें फीस इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। चलिए मैम, थोड़ा सा और एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि फैशन के नाम पे बहुत सारी हमें इंस्टा पे रील्स देखने को मिलती है आजकल। एक आजकल न्यू आपने देखी होंगी जो इंस्टा पे हमें आजकल बहुत बार बार रिपीट में दिखाई दे रही है, सेलिब्रिटी ही है, खुशी मुखर्जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनका एक स्टाइलिंग फैशन निकल कर आया है नए स्टाइल का, सो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे स्टाइल का फैशन है? सो बेसिकली कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे अकॉर्डिंग टू मी जिन्होंने फैशन को एक्चुअली न्यूडिटी बना दिया, बिकॉज फैशन हैज बिकम वेरी वल्गर. फैशन, आई अग्री, इट्स योर चॉइस टू वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट. आप किसी को उसकी फैशन आउटफिट्स पे, फैशन चॉइसेस पे जज नहीं कर सकते. पर्सनली मैं या कोई भी और कोई नहीं होता, बिकॉज उनकी पर्सनल चॉइस है. बट मुझे ऐसा लगता है यू शुड वेयर समथिंग दैट इज अपीलिंग टू द आई. आपकी बॉडी को सूट करे, आपके सिलुएट पे वो चीज अच्छी लगे. बट फैशन के नाम पे अपनी बॉडी को एक्सपोज करना, आई डोंट थिंक सो दैट इज जस्टिफाइड बेसिकली, बिकॉज वो वल्गैरिटी बन जाता है. वो वल्गैरिटी बन जाता है. सो वो जो चल रहा है वो एक फैशन के नाम पे कुछ गलत ही चल रहा है. हाँ, पर्सनली मुझे तो ये लगता है वो वल्गर ही. काइंड ऑफ व्यूज चल रहे हैं. हाँ, जस्ट टू गेन मोर व्यूज, जस्ट टू यू नो हाईलाइट होने के लिए, जस्ट टू गेन मीडिया अटेंशन, मीडिया टीआरपी के लिए बेसिकली आप कर रहे हो कि यू नो जस्ट क्या फेमस हो जाओ. सो गेटिंग फेमस दिस वे इन अ नेगेटिव वे, नेगेटिव पीआर, नेगेटिव पब्लिसिटी, मुझे वैलिड नहीं लगता है पर्सनली. ये एक और हमारे पास सेलिब्रिटी है और काफी टाइम से वो चर्चा में रही है, उर्फी जावेद. उर्फी जावेद का जो फैशन था स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनका भी थोड़ा सा वल्गैरिटी की तरफ जा रहा था, बट इवेंचुअली एज द टाइम हैज पास्ड तो उनका फैशन जो भी है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है. देन आई रियली लाइक व्हाट शी डज. बहुत यूनिक है उनका अवंगार्ड जो भी वो करती हैं. जो भी उन्होंने लाइव 3D जैसे बटरफ्लाईज वाला किया था, या लाइट वाला अभी उन्होंने रिसेंटली किया, फैन वाला किया. सो मुझे वो बेसिकली अच्छा लग रहा है, बिकॉज वो बहुत यूनिक है और वो चीप पब्लिसिटी या चीप स्टंट्स नहीं है. वो क्रिएटिव है, कुछ वेरी क्रिएटिव. वो शी इज प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुली विद द सिलुएट्स, विद जो भी टेक्निक्स वो यूज करी हैं, अवंगार्ड किया, 3D या जो भी, वो बहुत अच्छा कर रही है. मतलब कुछ उनके आउटफिट्स जो है वो क्रिएटिव रहते हैं और दिखता है कि उसमें उन्होंने डिजाइनिंग के लिए उन्होंने कुछ मेहनत करी है. और बहुत यूनिकली सोच रही है वो, जो भी है अलग अलग डिजाइन सोच रही है. जो भी उनकी टीम है, क्रिएटिव टीम है, वो बहुत अच्छी है. मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी. ओके, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैम. जैसे कि अभी आपने हमें एक और सेलिब्रिटी मैंने देखी है, नैन्सी त्यागी, काफी क्रिएटिव आर्टिस्ट है और उनके आर्ट फॉर्म या उनके स्टाइलिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नैन्सी त्यागी इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, बिकॉज वो बहुत एक लोअर बैकग्राउंड से उठी एंड अपनी क्रिएटिविटी के दम पे वो आज जो है वो है. शी इज अ सेल्फ मेड गर्ल एंड कांस तक पहुंचना इज अ वेरी बिग डील फॉर एवरीबडी हु नोज हर, एंड उसकी फैमिली के लिए इज आल्सो वेरी प्राउड वुमन. और स्पेशली व्हेन यू हैव सच अ क्रिएटिव किड जो कि उसको इंग्लिश बोलने भी नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी डजंट इवन नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश. बट मीडिया के सामने भी वो हिंदी में जवाब देती है, which is a very proud thing. आपको बस कंफर्टेबल होना चाहिए आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, एंड शी कैरीज हर सो ग्रेसफुली. मतलब हैट्स ऑफ, उनकी क्रिएटिविटी, उनका काम करने का तरीका एंड उनकी डिजाइन्स इज हर यूएसपी. ओके, तो मतलब उनकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी है और वो एक मीडिया में एक अच्छा नाम बना रही है और हमारे यंगस्टर्स को काफी कुछ सिखा भी रही है. बहुत 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 एक्चुअली वो एक आइकन बन चुकी है एक्चुअली, बिकॉज शी इज अ मतलब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है. जो भी यंगर जनरेशन है who wants to get into this field, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करी है. बैकग्राउंड से भी उठ के आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर एक करेज होना चाहिए और एक मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए. करेक्ट, वेरी नाइस. सो अभी चलिए नेक्स्ट हमारे सेलिब्रिटी रहते हैं मनीष मल्होत्रा के बारे में. मनीष जी का जो स्टाइल है फैशन के लिए, आप उसका क्या ओपिनियन देते हैं? सो मनीष मल्होत्रा इज वन ऑफ द फ्यू डिजाइनर्स जो कि बेसिकली वाज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर. उन्होंने बहुत सारी मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की है. कल हो ना हो, मैं हूं ना, कभी खुशी कभी गम. तो ये जितनी मूवीज है आज भी वो करते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग फॉर अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड अ लॉट ऑफ मूवीज. बट मनीष मल्होत्रा हैज बिकम अ वेरी फेमस डिजाइनर ऑल ओवर वर्ल्ड. उनका जो डिजाइन सेंस है, उनका डिजाइनिंग जो टीम है वो बहुत ही अच्छी है. एंड मनीष मल्होत्रा ने क्लाइंटेज बहुत अच्छी चूज करे, विच आर सेलिब्रिटीज.
तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में तो उन्होंने मैम शो वगैरह ही किए हैं, हम्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मूवीज में काम करना शुरू किया, सेलिब्रिटी की ड्रेसेस डिजाइन की। सो जैसे हमारे पास वन मोर आर्टिस्ट गौरव गुप्ता। तो गौरव गुप्ता बेसिकली ही इज अवन-गार्ड डिजाइनर और 3D सिलुएट्स उनके जो होते हैं वो उसकी वजह से फेमस है पर्सनली। उनसे उनकी वाइफ भी काम कर रही है। हाँ, उनकी वाइफ इज अ पार्ट ऑफ हिज क्रिएटिव टीम, उनकी जो डिजाइन टीम है उनका पार्ट है। बट गौरव गुप्ता हैज बिकम अ इंटरनेशनल डिजाइनर बिकॉज उनके डिजाइन बहुत एक्सक्लूसिव है, जो कि ही वाज द फर्स्ट डिजाइनर इन इंडिया जिन्होंने अवन-गार्ड स्टार्ट किया। अपने सिलुएट्स जो है उनके वो बहुत यूनिक है, उनका कलर पैलेट बहुत अच्छा है एंड डिजाइन सेंस तो एनीवेज है ही अच्छा। ही हिमसेल्फ इज अ वेरी, उनकी पर्सनालिटी खुद भी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू व्हाट ही डज। ओके, सो वेरी नाइस कि हमें काफी कुछ मैम के साथ सीखने को मिला। और एक दो और जो आपको लग रहे हैं कि मैम ये आर्टिस्ट और डिजाइनर भी काफी अच्छे हैं, उनके बारे में और बताइए। एक जो बट वेरी फेमस डिजाइनर है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज हिम, इज सब्यसाची मुखर्जी। यस यस। So Sabyasachi Mukherjee recently went to Met Gala. He was the first Indian designer to walk the Met Gala ramp. And Sabyasachi Mukherjee के डिजाइन हम सबने देखे और a lot of celebrities, आलिया भट्ट Met Gala में लास्ट ईयर गई थी। Then अभी ईशा अंबानी का भी उन्होंने ही किया। So Met Gala very nice. So Sabyasachi has redefined the bridal industry in India. जितनी भी ब्राइड्स हैं सबको आजकल सब्यसाची चाहिए होता है। तो सब्यसाची के जो आइकॉनिक रेड कलर के लहंगास है वो फेमस तो सबका, कटरीना कैफ, देन आपकी दीपिका पादुकोण। सो वी ऑल नो कि सब्यसाची इज फेमस फॉर हिज एम्बलम आल्सो, जो उनका पैंथर का एम्बलम है। सो एवरी ब्राइड वांट्स दैट एम्बलम ऑन देयर आउटफिट्स एंड एवरीथिंग। तो सब्यसाची इज वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स, ब्राइडल डिजाइनर्स इन India to be market honest, very honest, yeah. Okay, so very nice कि मैम ने हमें काफी सारे पॉइंट्स क्लियर किए। कोई और पॉइंट जो मेरे को लग रहा है कि मैम हमारी साइड से कुछ छूट गया हो? ऑलमोस्ट हमने सब कवर किया है। I guess वही है कि if you want to crack NIFT, so basically be consistent about it. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बुक्स पे रिलाई करें, read newspapers, be aware कि आपके आसपास सराउंडिंग में सिनेरियो में क्या हो रहा है, be attentive about it, watch news, then don't just rely on your teachers and you know just because it's a very in the end it's a competitive exam, आपको end में you have a lot of other people जो ये attempt कर रहे हैं। So just be consistent about it. आप पूरी मेहनत से तैयारी करिए उसके लिए एंड स्केचिंग पे फोकस कीजिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आप सिर्फ निफ्ट के एग्जाम पे फोकस करें और आप अपनी 11th-12th पे ना फोकस करें, जस्ट ट्राई कि आप 11th-12th में पासिंग मार्क्स ले आओ एंड यू नो उसके बाद आप अपनी निफ्ट की साइड फोकस करो। या सो अगर अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना लग जाता है मैम, अगर मैं बात करूँ कोचिंग के लिए आपने 1 ईयर जर्नी, तो एक स्टूडेंट के लिए 1 साल लग जाता है? नहीं, ब्रेक लेना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ब्रेक लो, मेरे नोन में भी थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। सो ठीक है, इट्स नॉर्मल कि आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं है और आप यू आर गिविंग इट अनदर गो टू क्लियर इट। मतलब कंपटीशन का लेवल काफी हाई है, कंपटीशन का लेवल विद पासिंग इयर्स बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। बट आप ये है कि अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, और अगर नहीं वन टाइम अटेम्प्ट हो तो सेकंड अटेम्प्ट डेफिनेटली, थर्ड अटेम्प्ट दो, फोर्थ अटेम्प्ट दो। जस्ट टेल योर पेरेंट्स दैट यू नो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, और ट्राई टू टेल योर पेरेंट्स कि यू नो मुझे ये करना है। अगर निफ्ट नहीं हुआ एंड योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हो। बट निफ्ट एक गवर्नमेंट कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, इसका नाम अदरवाइज अगर बाई चांस निफ्ट नहीं कर पाते तो वो प्राइवेट में तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। एंड उसके बाद अगर डिप्लोमा लेना चाहे तब भी कोई इशू नहीं है। निफ्ट के डिप्लोमा के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता, उसके लिए इंटरव्यू होता है, जो कि आपको जो भी निफ्ट के सेंटर में जाना है तो आप उस सेंटर में जाके आप टीचर्स के सामने एक इंटरव्यू देते हैं, यू कैन गेट इट क्लियर। तो उससे आपको ये होता है, आपका एक तो टाइम वेस्ट नहीं होता क्योंकि वहां पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, प्लस ये भी रहता है कि आपको निफ्ट का सिनेरियो पता लग जाता है कि निफ्ट में चीजें होती है ऐसे, एंड देन आपके लिए जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपके लिए क्लियर एक हो जाएगा। ओके, तो निफ्ट में डिप्लोमा ऑप्शंस भी? हाँ, निफ्ट में डिप्लोमा ऑप्शंस भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 month to 6 months to 1 year to 2 year। सो डिफरेंट आते हैं, 2 months का भी है, अच्छा 4 months का भी है, छोटे इन्होंने डिप्लोमा भी है। और अगर बाई चांस निफ्ट नहीं कर पाता है तो प्राइवेट अगर डिप्लोमा प्राइवेट में तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आपके पास पर्ल है, एमिटी है, एमिटी इज अ गुड ऑप्शन। मैंने भी अपनी मास्टर्स एमिटी से की है बिकॉज आई कुडंट, कोविड के
हो गया था, so I couldn't go to Australia because of that. And आपके पास पर्ल है, JD इंस्टीट्यूट है, एंड छोटे छोटे आशा इंस्टीट्यूट है. सो आपके पास ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप कर सकते हो कोर्स. मतलब अगर प्राइवेट भी अगर जाना चाहते बट वो प्राइवेट में फिर वही रहता है कि फीस बहुत थोड़ा हाई हाई रहती है. प्राइवेट में अगर फीस थोड़ा हाई रहती है, लेकिन निफ्ट एक ब्रांड है, एक गवर्नमेंट है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी निफ्ट की रहती है. और वो क्या प्रोसीजर रहता है वो हमने काफी अच्छे से आज क्लियर किया. होप सो आपको समझ में आया हो निफ्ट के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं. मैम ने हमें काफी चीजें क्लियर करी है और आगे इसी तरह से मैं आपके साथ एजुकेशन का टॉपिक लेकर आती रहूंगी. थैंक यू फॉर द कमिंग श्रेया मैम. थैंक यू आप आए और हमारे थैंक यू सो मच कि आप आए, हमारे स्टूडेंट्स को आपने डाउट्स क्लियर करे. अगर हमारे बच्चे कुछ पूछेंगे तो मैं आपको दोबारा पूछूंगी कि क्या कोई डाउट आता है तो. और अभी हमारा सेशन एंड होता है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग. चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.